हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इतिहास का, और ये इतिहास का मेरा पहला वीडियो होगा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगी। दोस्तों आज हम देखेंगे कि इतिहास का स्टार्ट कैसे हुआ दोस्तों, और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, यानी कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ चीज़ों को आप याद रखिएगा। सबसे पहले इतिहास के, अगर विश्व में इतिहास के जनक की बात करें तो उसे कहते हैं हेरोडोटस को। हेरोडोटस को हम क्या कहते हैं, विश्व में इतिहास का जनक कहा जाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों, अगर भारत में इतिहास के जनक किसे कहा जाता है तो कनिंघम को कहा जाता है। कनिंघम को दोस्तों भारत में इतिहास का जनक कहा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको याद रखेंगे। विश्व में इतिहास के जनक को हेरोडोटस को कहा जाता है, और अगर भारत में इतिहास के जनक की बात करें तो कनिंघम को कहा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन है दोस्तों, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए इतिहास को कई तरह से बांटा गया है दोस्तों। कई इतिहासकार ने इसको कई तरह से, कोई लिखित साक्ष्य के आधार पर बांटा है, कोई इसको दोस्तों वहाँ पर पाए गए चीज़ों के आधार पर बांटा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, सीरियल से देखेंगे, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा, कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। उसके बाद बात करें दोस्तों, हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे आप। तो देखिए इस काल में क्या हुआ दोस्तों, इस काल में जो कुछ भी मतलब लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिलते हैं दोस्तों, यानी ऐसे कहें कि इस काल में जो भी चीज़ें थे, जो भी मानव थे दोस्तों, वह आप कह सकते हैं कि ना ही लिखना और पढ़ना ये नहीं जानते दोस्तों। यहाँ पर किसी भी लिपि का पता नहीं चलता है, कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलती है। तो वह काल जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस जो भी चीज़ें इसके बारे में पता चलते हैं दोस्तों, वह इसके पुरातात्विक खोजों के साथ पता चलते हैं। यानी पुरातात्विक खोजों के आधार पर हम बताते हैं कि ऐसा भी कोई एक काल था दोस्तों जहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ के कुछ चीज़ें आपको अवशेष देखने को पाए जाते हैं। तो वह काल जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिलता है उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या होता है, कोई भी लिखित साक्ष्य जो है नहीं है, कोई भी लिखित आपको साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर जो चीज़ें मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, पुरातात्विक खोजों से मिलते हैं। पुरातात्विक खोजों से यहाँ पर जो भी साक्ष्य आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, बेसिकली आपको क्या देखने मिलते हैं कि जो भी साक्ष्य मिले हैं वे वहाँ पर पुरातात्विक खनन से मिला हुआ है, यानी खनने से प्राप्त हुआ दोस्तों। यहाँ पर कोई भी आपको लिखने की चीज़ें नहीं मिली हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में। अगर आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस काल में क्या होता है दोस्तों, चीज़ें तो ठीक यहाँ पर लिखने का तो इन्होंने लिख दिया दोस्तों, यानी आपको लिखित जानकारी तो मिलती है, लेकिन दिक्कत है ये सब ऐसा लिख दिए दोस्तों कि उसको कोई पढ़ ही नहीं पाया। यानी इसमें लिखने की तो जानकारी है, ठीक है, लिखने की यहाँ पर लिपियाँ मिली हैं दोस्तों, लेकिन इतना बेकार लिखे सब दोस्तों कि इसको आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। यानी लिखित साक्ष्य हैं लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या, जिसको आप पढ़ ही ना पाए उसको लिखने से फ़ायदा क्या। तो लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं। यहाँ पे जो जानकारी मिलती है दोस्तों पुरातात्विक खोजों से मिलती है दोस्तों, और आपको पता है जो सिंधु घाट की सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, यह इसी में आती है, आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल। इस काल में क्या होता है दोस्तों, इसमें सब कुछ ठीक है। ऐतिहासिक काल में दोस्तों जैसे इस समय जो काल चल रहा है दोस्तों, हम ऐतिहासिक काल में आ जाते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों कि इसमें आपको लिखित साक्ष्य मिलते हैं। जैसे आप याद रख लीजिए, जैसे अशोक के समय से है ना,
चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ये सब जो लिखित साक्ष्य हैं दोस्तों यहाँ से हमको प्राप्त होते हैं, यानी इनके बारे में हमको लिखा हुआ मिलता है। कहीं पर शिलालेख लिखे गए हैं दोस्तों, तो कहीं पर किसी भी तरह से यहाँ पर हमको लिखित जानकारियाँ मिलती हैं। तो वह काल जिसके बारे में आपको लिखित जानकारियाँ प्राप्त हैं और इसको पढ़ा भी जा सकता है, इसको क्या किया जाता है, पढ़ा भी जा सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल। तो देखिए इसमें आपको कुछ लिखा हुआ मिला नहीं, तो जिसमें नहीं मिला उसे क्या बोलेंगे, प्रागैतिहासिक काल। और जिसमें मिलबो किया दोस्तों लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और जिसमें आपको मिला और उसको पढ़ा भी जा सका उसको क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल। अब चलिए चर्चा करते हैं हम लोग दोस्तों कि ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर देखें आप तो प्राग ऐतिहासिक काल की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है दोस्तों कि इसको भी तीन कैटेगरी में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। तो अभी हम चर्चा करेंगे दोस्तों पूरा पाषाण काल के बारे में। सबसे पहली बात इसके बारे में कुछ विशेषता क्या है दोस्तों, देख लीजिए। यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है दोस्तों कि सबसे जो लंबा कालखंड है दोस्तों वह पूरा पाषाण काल का ही है। यानी इसकी अगर कालखंड की आप बात करेंगे तो इसका जो कालखंड है दोस्तों ये है आपका 25 लाख, 1 सेकेंड दोस्तों, 25 लाख से दोस्तों 12,000 ईसा पूर्व की बात है दोस्तों। ईसा पूर्व का मतलब दोस्तों ईसा से अभी 25 लाख वर्ष पहले की बात है दोस्तों, तब से इनका पूरा पाषाण काल का साक्ष्य मिलता है। यानी ईसा के जन्म से 25 लाख वर्ष पहले, यानी इतना पुराना एक कालखंड है। और कब तक आया, ईसा के जन्म से 12,000 अभी साल 12,000 वर्ष पहले की बात है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों पूरा पाषाण काल। अब बात करते हैं दोस्तों पूरा पाषाण काल की और विशेषता क्या है। तो देखिए आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा कालखंड क्या है, सबसे बड़ा कालखंड कौन था, तो सबसे बड़ा जो कालखंड है दोस्तों वह था पूरा पाषाण काल। कौन था, पूरा पाषाण काल था। कितना था दोस्तों, 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसका, देखिए इसी काल में यानी पूरा पाषाण काल में दोस्तों, जो पूरा पाषाण काल में ही दोस्तों जो आपके मानव थे दोस्तों, यानी जो बुद्धिमान मानव जिसको आप होमो सेपियंस बोलते हैं, उसका साक्ष्य मिला था कहाँ पर, अफ्रीका में। यानी अफ्रीका में क्या मिला था, इसको बुद्धिमान मानव यानी अफ्रीका में होमो सेपियंस का साक्ष्य मिला था। इसीलिए दोस्तों अफ्रीका को क्या कहते हैं, मानव जाति का पालना। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों मानव जाति का पालना किस देश में करते हैं, तो अफ्रीका में करते हैं। लेकिन यह जो मानव थे दोस्तों वह सभ्य मानव नहीं थे, यह असभ्य मानव थे। यानी इन्हें रहने पीने की कोई तौर तरीके नहीं पता थे दोस्तों, खाने पीने की, बस इनको अपने पेट भरने से मतलब था। और पेट भरने के लिए वह किसी को भी मार सकते थे, यानी यहाँ तक कहें तो अपने साथियों को भी पेट भरने के लिए मार सकते थे, ठीक है। याद रखिएगा इन सब बातों को। तीसरा चीज़ दोस्तों, ये जो मानव यहाँ थे दोस्तों वह खाना बदोश थे। क्या थे, खाना बदोश थे। यानी खाना बदोश का कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि यह मानव, कहने का मतलब है दोस्तों कि यह इनको भी सिर्फ अपने पेट भरने से मतलब था दोस्तों, और पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। तो यह मानव कैसे दोस्तों, ये जो मानव थे वो थे खाना बदोश मानव। साक्ष्य मिला अफ्रीका से। ये जो मानव थे कैसे थे, खाना बदोश। खाना बदोश, खाना बदोश का मतलब होता है दोस्तों इनको सिर्फ अपने पेट भरने से मतलब है, और पेट भरने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो पूरा पाषाण काल में ही दोस्तों क्या हुआ था, आग की खोज हो गई थी। आग की खोज किस काल में हुआ था दोस्तों, पूरा पाषाण काल में हुआ था। आपको पता है कि कहा जाता है दोस्तों कि जो आज मानव थे यह जब पत्थर के ऊपर पत्थर फेंके तो क्या हुआ दोस्तों, मतलब जंगल में जो पत्तियां थी, सूखी पत्तियां थी, उसमें आग लग गई। और यहाँ से दोस्तों यह आग की खोज हुई, और इस आग की खोज होने से जो जानवर जल गए थे दोस्तों, और उनको जब ये मानव खाए दोस्तों तो वह अधिक स्वादिष्ट लगे। तो यहीं से दोस्तों यह भोजन को पका करके खाना भी स्टार्ट कर दिए। यानी जब आग की खोज हो गई तभी से क्या करने लगे, ये भोजन पका कर खाने लगे, ठीक है।
तो ये हो गया दोस्तों इसकी विशेषताएं। इसके बाद दोस्तों सबसे अधिक अगर बात करें तो सबसे अधिक लंबा जो कालखंड था दोस्तों यही था, ठीक है। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण इस कालखंड की विशेषताएं हैं दोस्तों, और यहाँ से आपके जो भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं, यानी आपसे क्या क्या पूछ सकता है। सबसे अधिक अगर बात करें दोस्तों तो सबसे अधिक लंबा कालखंड कौन था दोस्तों, पूरा पाषाण काल था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसी काल में दोस्तों अफ्रीका में क्या होता है कि बुद्धिमान मानव का क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। फिर इस काल के जो मानव थे दोस्तों वह खानाबदोश थे दोस्तों, और यानी यह इनको सिर्फ अपने पेट भरने से ही मतलब था। उसके बाद बात करें तो आग की खोज इसी काल में हुई थी दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इस काल के दोस्तों जो मानव थे दोस्तों वो एक अपने खाद्य संग्रह के लिए दोस्तों क्या करते थे, आखेट भी करते थे, यानी आखेट करने का भी साक्ष्य दोस्तों यहीं से मिला। ये अपने खाने पीने की चीज़ों को यानी जानवरों को मारते थे दोस्तों और फिर उसको खाते थे, उसी को बोलते हैं आखेट करना, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले काल की, तो इसके बारे में इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। मध्य पाषाण काल की हम बात करते हैं। तो देखिए मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसका जो कालखंड था दोस्तों वह 12,000 यानी 12K से 5K तक था दोस्तों, यानी 12K से कितना तक, 5K तक था, यानी 12,000 से कितना था, 5,000 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। इस काल की विशेषताएं क्या है दोस्तों, यहाँ पर इस काल में क्या हुए थे, छोटे छोटे जो पत्थर के हथियार का साक्ष्य मिला, मतलब ये जानवरों को मारने के लिए दोस्तों अब क्या करने लगे, हथियार बनाने लगे, और यानी छोटे छोटे पत्थरों को हथियार बना करके दोस्तों यह क्या करने लगे, उसको मारने के लिए प्रयोग करने लगे। तो यहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों को हथियार बना करके भी यहाँ पर देखा गया दोस्तों, इसका साक्ष्य मिला है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत। अब यहाँ पर क्या था दोस्तों कि ये छोटे छोटे हथियार बनाते थे, छोटे छोटे पत्थर के हथियार बनाते थे। उसके बाद दोस्तों इस जो अंत्येष्टि कार्यक्रम है दोस्तों, अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब अगर कहें दोस्तों तो यह अपने मतलब जो भी साथी हैं दोस्तों उनको मरने पर, यानी अंत्येष्टि कार्यक्रम की अगर बात करें तो कार्यक्रम, एक सेकेंड दोस्तों सही से लिख देते हैं, अंत्येष्टि कार्यक्रम, तो कार्यक्रम इसको याद रखिएगा और मात्रा नहीं रहेगा, ठीक है। अंत्येष्टि कार्यक्रम का शुरुआत भी कहाँ से हुआ, इसी काल से हुआ, ठीक है। यानी ये लोग क्या करने लगे, अब जो भी लोग मर जाते थे उनको दफनाना स्टार्ट कर दिए। यानी अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब क्या है दोस्तों कि अंतिम संस्कार से अगर याद कर रख लें तो, क्योंकि आपको पता है जो हिंदू जाति होती है दोस्तों उसमें 16 संस्कार पाए जाते हैं, तो उसमें से एक संस्कार जो था दोस्तों वो था अंत्येष्टि संस्कार, और यह हमारा अंतिम संस्कार था। इसमें मरने के बाद क्या किया जाता है, उचित या तो उनको जला दिया जाता है दोस्तों या तो उनको दफना दिया जाता है। तो यहाँ पर अंत्येष्टि कार्यक्रम के साथ भी मिलने लगे, ठीक है दोस्तों। इसी काल में क्या होता है दोस्तों, पशुओं का अवशेष भी मिला था दोस्तों, ठीक है। हालांकि पशुओं का अवशेष दोस्तों इसी काल में मिलता है, मध्य पाषाण काल में। और आदमगढ़, देखिए आदमगढ़, ठीक है दोस्तों। आदमगढ़ क्या है दोस्तों, एक स्थान है जहां पर एमपी का एक स्थान है जहां पर पशु का साक्ष्य मिला दोस्तों, पशुओं की हड्डियां मिली हैं, उनका साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत किस काल में हुई, तो मध्य पाषाण काल में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों छोटे छोटे पत्थर के हथियार किसे बनाए गए, तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल की कालखंड क्या है, तो लगभग 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व की कालखंड इसका। आदमगढ़ में क्या मिला था दोस्तों, तो आदमगढ़ में जो है पशुओं के अवशेष पाए गए थे। हालांकि जो पहले जो पशुओं के पालने का जो साक्ष्य मिला दोस्तों वह मिला था नव पाषाण काल में, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के बारे में इतनी चीज़ आपको जानकारी याद रखनी चाहिए, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब यहाँ पर अगर बात करें, अब आता है नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल की अगर बात करें तो इसी को हम उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं।
और इस पाषाण काल की क्या क्या भूमिकाएं थी दोस्तों, और क्या क्या दोस्तों इसमें हम लोग कर सकते थे। देखिए एक चीज़ और दोस्तों कि जो मध्य पाषाण काल में, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। एक सेकेंड। हाँ, अब आते हैं नव पाषाण काल के बारे में। देखिए नव पाषाण काल में देखेंगे और इसको समझेंगे दोस्तों। नव पाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों। और सबसे पहली बात दोस्तों कि नव पाषाण काल में इसका जो कालखंड है वो कहाँ से कहाँ तक है। कालखंड की बात करें तो ये 5K से, कालखंड की अगर बात करेंगे ये 5K से, ठीक है, 5K से 3K तक है दोस्तों। 3 यानी 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक का एक कालखंड है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसी कालखंड में हालांकि ये कालखंड दोस्तों इसका नहीं है, ठीक है। कृषि का जो साक्ष्य मिलता है दोस्तों, ठीक है, कृषि का साक्ष्य मिलता है, वह मिलता है दोस्तों इसी कालखंड में। यानी अगर बात करें, देखिए जैसे कहने का मतलब क्या है कि हर समय में 2 कालखंड चलते हैं। एक कालखंड, जैसे कहने का मतलब क्या है, एक ही समय में कोई जो जिला है दोस्तों, कोई शहर है दोस्तों, जैसे देखिए शहर में अधिक डेवलप है और देहात में कम डेवलप है। तो अगर आप बात समझिए, अगर देखिए जैसे आपको बात है शहर में मेट्रो स्टार्ट है दोस्तों, लेकिन देहात में क्या मेट्रो स्टार्ट है, नहीं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं दोस्तों कि शहर में एक ही समय की बात है। देखिए मेट्रो की खोज कहाँ हुई, अगर मेट्रो की, मान लीजिए मेट्रो का साक्ष्य कहाँ मिलेगा सबसे पहले, तो सबसे पहले जो साक्ष्य मिलेगा वो कहाँ मिलेगा दोस्तों, शहर में मिलेगा। गांव में बाद में आएगा, अब पता नहीं कभी आएगा भी तो नहीं आएगा। तो हर एक समय में 2-2 कालखंड चलते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, दिक्कत क्या हुआ, कृषि का जो साक्ष्य मिला दोस्तों, ये मिला किसमें, नव पाषाण काल में मिला। लेकिन इसका जो कहने का मतलब सेंस क्या दोस्तों कि यह 7 कृषि का जो साक्ष्य मिला दोस्तों, यह कृषि का साक्ष्य है वो 7K ईसा यानी 7000 ईसा पूर्व की साक्ष्य मिला, ठीक है। और कहाँ मिला, मेहरगढ़ में मिला। और ये मेहरगढ़ कहाँ है दोस्तों, तो यह मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ पर है, मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। तो कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला दोस्तों, मेहरगढ़ में। और यह मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिला। देखिए दोस्तों अब हुआ क्या, यहाँ पर एक लॉजिक समझते हैं। जैसे क्या हुआ दोस्तों, मध्य एशिया से जब 2 तरह के खाना बदोशों में, यानी 2 तरह के आदिमानव में क्या हुआ, झगड़ा हुआ। तो यह जो आदिमानव है दोस्तों, कुछ आदिमानव वहाँ से उसको खदेड़ दिए, और यह आदिमानव दोस्तों यहाँ पर मध्य यानी पाकिस्तान में आए दोस्तों, भारत के करीब पहुँचे। और यहाँ पर दोस्तों वह उनको खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं दिखी। तो वह क्या करने लगे दोस्तों, वह जो हरे चीज़ें थे दोस्तों, जो घास फूस थे, वह उसको निचोड़ कर खाने लगे। और उसी समय क्या हुआ दोस्तों कि एक मतलब आदिमानव था दोस्तों, जो एक कोई चीज़ निचोहा दोस्तों, हरी से मतलब टाइट देखा, उसको निचोहा दोस्तों, तो वहाँ से गाजर निकला, ठीक है। क्या निकला, गाजर निकला। और जब वह उस गाजर को खाया तो दोस्तों उसको क्या लगा, मीठ लगा, यानी उसको अच्छा लगा। और फिर अब वहाँ से कुछ इस तरह से उनके खान पान में क्या हो गया दोस्तों, बदलाव होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ से फिर उस गाजर को खाने के बाद उसको फेंका दोस्तों, कुछ चीज़ें खाकर पीछे देखे तो फिर क्या हो रहा है, वह उत्पन्न हो जा रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मानव में क्या हुआ, कृषि का ज्ञान होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यानी जो चीज़ें खाकर फेंके हैं दोस्तों, उसको फिर देखा कि वो कुछ टाइम बाद हो जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से कृषि का ज्ञान मानव में होना स्टार्ट हुआ। तो कृषि का खोज जो हुआ 7K ईसा पूर्व मेहरगढ़ में हुआ दोस्तों। और मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब कोई किसान क्या कर देंगे, मतलब जब खेती करना स्टार्ट हो जाएगा तो खेती करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, खेती करने के लिए अस्थाई होना पड़ेगा।
ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि यहाँ पर खेती करके और चले गए कहीं और, तो पता चला कि आपका जो खेती है कोई और ले जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या है, तो इसलिए इसी काल में दोस्तों आवास बनाने का भी साक्ष्य मिला दोस्तों। क्या मिला? आवास बनाने का भी साक्ष्य मिला। किसमें? इसी काल में आवास का जो साक्ष्य मिला। ठीक है, आवास, इसका भी साक्ष्य मिलता है दोस्तों, इसी काल में मिलता है। ठीक है, अब देखिए जब आप कहीं पर भी घर और बन जाता है दोस्तों, तो वहां पर अगर बात करें तो कुत्ता पालने का भी क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। घर बन गया तो घर में रहने के लिए क्या चाहिए भाई? कुत्ता। तो कुत्ता पालने का भी क्या हो गया? साक्ष्य मिला। ठीक है, तो देखिए जानवर का साक्ष्य कहाँ मिला दोस्तों? सबसे पहले जानवर का साक्ष्य मिल गया आपको कहाँ मिला? तो ये आपको मिल गया मध्य पाषाण काल में। लेकिन जानवर पालने का जो साक्ष्य मिला दोस्तों वह मिला, यानी सबसे पहले जो जानवर पाला गया वो क्या था? कुत्ता था, और एक था नव पाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद बात करें दोस्तों, अच्छा जो कृषि का साक्ष्य मिला दोस्तों वो कहाँ मिला था? तो कृषि का साक्ष्य मिला था दोस्तों सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में एक कृषि का साक्ष्य आपको मिला था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करें दोस्तों, यहाँ यहीं पर क्या हुआ, जब देखिए जब इंसान क्या करने लगा, खेती करना स्टार्ट कर दिया, तो अब उसको ले जाने के लिए दोस्तों जरूरी क्या था? बर्तन। तो इसी में क्या था दोस्तों? इसी में आपको मृद भांड, ठीक है, मृद भांड का भी साक्ष्य मिल गया। मृद भांड करने का मतलब क्या है? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का घड़ा, जिसको आप मनका कह सकते हैं, इसका भी साक्ष्य कहाँ मिला? यही मिला। क्योंकि देखिए आप आदमी क्या करेगा भाई? कृषि करेगा, तो कृषि करने का साक्ष्य भी कहाँ मिलेगा? ये नव पाषाण काल में। फिर कृषि करेगा तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी आवास बनाए, तो आवास का भी साक्ष्य कहाँ मिला? नव पाषाण काल में। अगर आवास बन गया तो आवास को रखवाली करने के लिए क्या चाहिए? कुत्ता चाहिए, तो कुत्ते का भी साक्ष्य कहाँ मिल गया? नव पाषाण काल में। अब देखिए आपने कृषि किया तो कृषि को मतलब चीज़ों को ले जाने के लिए भी चाहिए क्या? तो ले जाने के लिए भी कोई वस्तु चाहिए, तो यहाँ पर जो मृद भांड है उसका भी साक्ष्य कहाँ मिला दोस्तों? यहीं पर मिला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पहिए की खोज की बात करें तो पहिए की खोज भी कहाँ मिल गई? यहीं मिल गई। तो पहिए की खोज क्या साक्ष्य भी कहाँ मिला दोस्तों? अब यहीं पर मिला। यहाँ पहिए की खोज देखिए, जब आप चीज़ों को ढोने के लिए ज़रूरी क्या है दोस्तों कि उसको तो आप अधिक चीज़ें एक साथ ले नहीं सकते, तो उसके लिए पहिए का इस्तेमाल करना पड़ता। तो पहिए के खोज की साक्ष्य भी कहाँ मिल गए? नव पाषाण काल में मिले। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसी काल में दोस्तों अब क्या होता दोस्तों? दिक्कत क्या था? जब ये लोग शिकार करते थे दोस्तों, तो होता क्या था कि चूंकि ये क्या बनाए थे, पत्थर के क्या अपने औजार बनाए थे, तो यह जो औजार थे दोस्तों दूर से फेंकने पर टूट जाते थे, तो उसके जरूरत क्या था? तांबा का खोज किया, तो तांबा, अब ये लोग तांबा का औजार बना लिए। ठीक है, तांबा देखिए इसका जो लठ वाला भाग है दोस्तों वो किसका था? तांबे का था, और जो इसका नुकीला भाग होता है दोस्तों वो क्या था? पत्थर का था। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल। कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि तांबे की खोज भी किसी काल में हुई? इसी काल में हुई। और तांबा और पत्थर दोनों को मिलाकर क्या करते थे? औजार बनाते थे, इसलिए इस काल को बोलते हैं हम लोग ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल भी नव पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पहली बार। ठीक है, पहली बार जो मानव का कंकाल मिला था, क्या मिला था? मानव कंकाल। ये पहली बार जो मिला था दोस्तों वह मिला था आपका पल्लव रन। कहाँ मिला था? पल्लव, 1 सेकेंड दोस्तों, पहली बार मानव कंकाल के साथ जो मिलेगा पल्लव रन। और ये पल्लव रन कहाँ है दोस्तों? तो पल्लव रन है दोस्तों मद्रास। कहाँ पर है? मद्रास। ठीक है, आज का जो तमिलनाडु है दोस्तों वो पहले का क्या था? मद्रास था। तो पल्लव रन में दोस्तों क्या मिला था? मानव कंकाल का साक्ष्य मिला था। ठीक है, और ये किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो भीमबेटका है दोस्तों मध्य प्रदेश में, भीमबेटका इस जो गुफा है दोस्तों, इसी गुफा में दोस्तों चित्रकारी का भी क्या पहली बार साक्ष्य मिला था। ठीक है, चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ मिला था? नव पाषाण काल में। कब मिला था? भीमबेटका में। कहाँ मिला था? भीमबेटका में। और भीमबेटका जो है दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर है दोस्तों, और ये
नर्मदा नदी घाट में और विंध्याचल पहाड़ी पर्वत के पास है दोस्तों, ठीक है। तो भीमबेटका, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ मिलता है? भीमबेटका से मिलता है, ठीक है। और भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसमें जो चित्रकारी की गई थी दोस्तों, इसमें जानवर बनाए गए थे। वो जानवर था लगभग सुअर था दोस्तों, और मतलब बहुत ही अच्छा चित्रकारी नहीं था, फिर भी दीवार पे क्या कर दिए थे, इसको चित्र बना दिए गए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा भीमबेटका में मिला था चित्रकारी। ये किस काल में दोस्तों? नवपाषाण काल में। उसके बाद बात करें दोस्तों, गर्त आवास का साक्ष्य मिला था दोस्तों। गर्त आवास का मतलब साक्ष्य मिला था। गर्त आवास का मतलब क्या है दोस्तों? गर्त मतलब गड्ढा कर देना, गड्ढे खन करके उसी में रहने का साक्ष्य। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, क्योंकि जब ठंडी से बचनी होती दोस्तों, तो गड्ढा खन करके उसी में लोग छुप जाते थे, जिससे हवा क्या करती थी, ऊपर से गुजर जाती थी। जैसे मान लीजिए एक गड्ढा खन करके यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अब जब हवा तेज चलेगी तो क्या होगा, ऊपर से निकल जाएगी, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आपकी हवा को थोड़ा मतलब आपको कम ठंडी लगेगी। तो इस तरह से गड्ढे खन करके लोग क्या करते थे, रहते थे दोस्तों। तो गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ मिला था? ये भी मिला था बुर्जी होम में। कहाँ मिला था? बुर्जी होम में। और ये बुर्जी होम जो है दोस्तों कहाँ पर है? बुर्जी होम जो है कश्मीर में है। बुर्जी होम ये कहाँ पर है? कश्मीर में है। और यहाँ पर जो है गर्त आवास का साक्ष्य मिला था। गर्त आवास का जो साक्ष्य मिला था कहाँ मिला था? कश्मीर से ही मिला था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसी में दोस्तों कोल्डिहवा दोस्तों, जो कोल्डिहवा है, कोल्डिहवा, ये कोल्डिहवा कहाँ है? यूपी में है। और इसी में क्या मिला था दोस्तों? यूपी में ही क्या आपको मिल गया था? यूपी में आपको मिल गया था दोस्तों चावल का साक्ष्य। क्या मिल गया था? चावल का साक्ष्य मिल गया था आपको यूपी में, कोल्डिहवा में तो यानी चावल का साक्ष्य कहे या धान का साक्ष्य कहे तो, ठीक है। तो ये मिला था कहाँ पर? कोल्डिहवा मिला था यूपी में। तो ये सब किस काल की बात है दोस्तों? नवपाषाण काल की बात है, ठीक है। तो नवपाषाण काल के बारे में क्या क्या आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों? तो नवपाषाण काल के बारे में आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि इसका जो कालखंड क्या है, 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व की बात है। कृषि की खोज कहाँ हुई थी? सबसे पहले मेहरगढ़ में, ठीक है, मेहरगढ़ में। गिरधर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में हुई थी। गिरधर और सुलेमान पहाड़ियों से क्या होती है? बीच हुई थी। जब इंसान कृषि कर लेगा दोस्तों, तो क्या चाहिए उसको? आवास की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि कृषि करने के लिए क्या चाहिए? आपको अस्थायी होना पड़ेगा, और अस्थायी रहने के लिए क्या चाहिए? आपको आवास चाहिए, यानी आपको घुमक्कड़ नहीं होना पड़ेगा। तो आवास का भी साक्ष्य कहाँ मिला था दोस्तों? आवास का साक्ष्य भी मिला था यहीं से, ठीक है, नवपाषाण काल से। उसके बाद बात करें दोस्तों, आवास जब बन गया दोस्तों, तो आवास के आसपास क्या आते हैं? कुत्ता आ जाते हैं दोस्तों। तो कुत्ते का साक्ष्य भी कहाँ मिला था? आपको नवपाषाण काल से ही मिला था, ठीक है। कहाँ से? नवपाषाण काल से। उसके बाद बात करें दोस्तों मृद भांड, ठीक है। जब आप सामान क्या कर लेंगे, जब मान लीजिए आपको अनाज पैदा हो गया दोस्तों, तो उसको ले जाने के लिए जरूरी है क्या? कोई बर्तन। तो बर्तन यानी मृद भांड, यानी मन का आप इसको कह सकते हैं, मिट्टी का बर्तन। इसको इसका जो साक्ष्य मिला था कहाँ मिला था दोस्तों? ये भी नवपाषाण काल से मिला था। उसके बाद बात करें ताम्रपाषाण काल दोस्तों, तांबे का भी खोज किस काल में होता है दोस्तों? ताम्रपाषाण काल में, यानी नवपाषाण काल में। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण काल। अब बात करते हैं दोस्तों मानव कंकाल। सबसे पहले कहाँ मिलता है दोस्तों? पल्लौरन। पल्लौरन कहाँ पर है? मद्रास में। तो मानव कंकाल सबसे पहले कहाँ मिला था? पल्लौरन। और पल्लौरन कहाँ पर है? मद्रास में, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद बात करें भीमबेटका। भीमबेटका जो है दोस्तों क्या है? गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर दोस्तों क्या मिला था? चित्रकारी मिली थी दोस्तों, है ना। तो किस पाषाण काल में? नवपाषाण काल में। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए गर्त आवास का जो साक्ष्य मिलता है कहाँ मिला था दोस्तों? बुर्जी होम में। और ये जो बुर्जी होम है कहाँ पर है? कश्मीर में है। तो इसमें भी गर्त आवास का साक्ष्य मिला था, ठीक है। और कोल्डिहवा में कहाँ मिला था? कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, इसमें चावल का साक्ष्य मिला था। तो ये आपके नवपाषाण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थे दोस्तों, जो आपको याद होने चाहिए। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ आपको याद होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर इसमें जानकारी आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और कुछ नहीं दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों आपके लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।